गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग अपना पार्ट 3, 2 पार्ट हम लोगों का समाप्त हो गया है। और हाँ, एक बात आप लोग ध्यान से सुनिए, समय बीतता जा रहा है, समय बीत ही जाएगा और ये जो हमारा कोरोना वाला समय है ये भी बीत जाएगा, क्योंकि कोई समय ऐसा नहीं है जो रहा हो। जो समय आता है वो बीतता है, समस्याएं आती हैं, समस्याएं जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां आई और चली गई। इसी तरह ये कोरोना भी चला जाएगा, लेकिन जो समय हमारा बीत जाएगा, यानी अगर हम 14 साल के हैं, 3 महीना निकल जाएगा तो फिर हम उस उम्र में नहीं जाएंगे। इसलिए समय को ध्यान में रख करके हमको पढ़ाई करते रहना है। हो सकता है अभी और समय ले कोरोना, तो इस वजह से ऑनलाइन ये जो पढ़ाई हो रही है इसको हम करते रहेंगे। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 3। पाठ का नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। देखिए, हम लोग संसाधन ही पढ़ रहे हैं, तो आज हम लोग देखेंगे खनिज और शक्ति संसाधन। देखिए, एक छोटी सी बात से समझाने का प्रयास किया गया है इस पाठ में, उसको देखते हैं हम लोग। जैसे हम लोग पत्थर देखते हैं, चट्टान देखते हैं, शैल देखते हैं, सारी चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन हम लोग समझने का प्रयास करें। हमारा मेन उद्देश्य आपको समझाना है। देखिए, एक बिस्किट हम लोग खाते हैं। एक बिस्किट लाए दुकान से पार्ले जी का और उसको खा लिए। दुकान से जा कर के हम बिस्किट ही लाते हैं और बिस्किट खाते हैं, तो क्या हम उसमें, अब देखिए, सोचने वाली ये बात है कि बिस्किट बहुत सारी चीज़ों से मिल कर के बनता है। जैसे दूध हो गया, शुगर या चीनी हो गया, बेसन हो गया और बहुत सारे ग्लूकोज वगैरह मिलाए जाते हैं उसमें। तो इन सब चीज़ों से मिल कर के बिस्किट का निर्माण होता है। लेकिन क्या खाते समय हम सारी चीज़ों को महसूस करते हैं? हमको तो लगता है खाली बस बिस्किट खा रहे हैं। उसी तरह सेल जो होते हैं उसमें अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ मिले होते हैं, लेकिन हम लोग तो बस सेल को सेल देख लेते हैं। पत्थर है, देख लेंगे ये पत्थर है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे पदार्थ मिल करके उस सेलों का निर्माण हुआ होता है। बात समझ में आई? यानी सेल बहुत सारे खनिज पदार्थों से मिल करके बना हुआ होता है। प्रकार बिस्किट में बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं और हम खाते हैं तो सब चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, सिर्फ बिस्किट ही लेते हैं, पता चलता है ये बिस्किट है। उसी तरह जो सेल होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं और जब हम उसको देखते हैं तो बस सेल ही देखते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं, बहुत सारे खनिज पदार्थ मिले होते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कि खनिज किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला वह पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिसे प्रकृति ने बनाया हो। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला वह पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है, वह एक खनिज कहलाता है। प्राकृतिक, ये चीज़ ध्यान रखना है, प्राकृतिक, उसे प्रकृति ने बनाया हो, इंसान ने न बनाया हो। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है, संगठन होता है, उसे हम लोग खनिज कहते हैं। अब देखिए, खनिज जो है वो सभी जगह समान रूप से नहीं पाए जाते हैं। समझ रहे हैं? खनिज जो है सभी जगह समान रूप से नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी का बनावट ही ऐसा है। कहीं पठार है तो कहीं मैदान है, कहीं समुद्र है तो कहीं रेगिस्तान है। तो इसीलिए खनिज सभी जगह समान रूप से नहीं पाए जाते हैं। वे किसी विशेष क्षेत्र में सेल समूहों में केंद्रित हैं। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम, कुछ खनिज ऐसे हर जगह पाए जाते हैं जहाँ हम आसानी से पहुँच जाते हैं, और कुछ खनिज ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ हम आसानी से नहीं पहुँच पाते। जैसे उत्तरी ध्रुव हो गया, अंटार्कटिका, समुद्र में अंदर बहुत सारे ऐसे खनिज पदार्थ हैं जहाँ हम लोग आसानी से नहीं पहुँच पाते हैं। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं से में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। मनुष्य कुछ नहीं करता, और धीरे 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 परिवर्तित होते 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 नया रूप ले लेते हैं, नए प्रकार के खनिज पदार्थों का निर्माण हो जाता है। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता, ये सब क्या है? खनिज पदार्थों का गुण है।
रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों तथा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। जैसे देखिए, जो हम लोग नमक खाते हैं ये भी क्या है, एक खनिज पदार्थ है। और जो पेंसिल में हम लोग ग्रेफाइट लगा होता है जो हमारे पेंसिल में, वो भी क्या है, एक खनिज ही है। ये तो पता हो गया हमें कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला वह पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है उसे खनिज कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जगह समान रूप से खनिज नहीं पाए जाते हैं क्योंकि हमारी पृथ्वी का बनावट ही ऐसा है। और उसके बाद कुछ खनिज ऐसी जगह पाए जाते हैं जहां हम आसानी से पहुंच जाते हैं, और कुछ खनिज ऐसी जगह पाए जाते हैं जहां हम आसानी से नहीं पहुंच सकते, यानी पहुंचना कठिन है। उदाहरण के लिए हम बताए थे अंटार्कटिका महाद्वीप, समुद्र के बहुत अंदर भी खनिज पाए जाते हैं लेकिन हम वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं खनिजों के प्रकार। खनिज के कितने प्रकार होते हैं, तो मेन रूप से देखिए खनिज को दो भागों में बांटा गया है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज उसे कहते हैं जिसमें धातुएं पाई जाती हैं। अब धातुएं कई प्रकार की होती हैं, बताए हैं, जानते ही हैं हम लोग। सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये सब क्या हैं, धातुएं हैं। लोहा हो गया, टीना हो गया, अभ्रक हो गया। अधात्विक खनिज ऐसी खनिज जिसमें धातुएं नहीं पाई जाती हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, कोयला, ये सब क्या है तो खनिज पदार्थ ही, लेकिन इसमें धातुएं नहीं पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। अब धात्विक खनिज फिर कई प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, लौह और अलौह। लौह खनिज वे खनिज होते हैं जिसमें लोहा पाया जाता है। लौह खनिज ऐसे होते हैं जिनमें लोहा पाया जाता है, लौह, अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट। देखिए, लौह, अयस्क, लौह वे धातुएं, वे खनिज होते हैं जिसमें लोहा पाए जाते हैं। उनमें जैसे मैग्नीज और क्रोमाइट, इन सब में क्या होता है, लोहा। और अलौह में ऐसे खनिज होते हैं जिनमें लोहा नहीं पाया जाता किंतु अन्य धातुएं पाई जाती हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा या सीसा इत्यादि। अब अधात्विक खनिज को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी हम बताएं कि अधात्विक खनिजें वे खनिजें होती हैं जिसमें धातुएं नहीं पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम खनिजों के उदाहरण हैं। में कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज होते हैं। अब देखिए, खनिज हम समझ गए दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं, लौह और अलौह, तो हम समझ गए। अब हम लोग देखते हैं खनिजों का निष्कर्षण, यानी खनिजों को निकालते कैसे हैं। तो खनिजों को निष्कर्षण यानी प्राप्त कैसे करते हैं। प्राप्त करने के तीन तरीके हैं, खनन, प्रवेधन और आखनन। बारी बारी से एक एक चीज़ों को देखेंगे हम लोग। अब देखिए, खनिजों को हम लोग जो निकालते हैं तीन प्रकार से निकालते हैं, पहले ही बता दिए। उसमें पहला है खनन, दूसरा है प्रवेधन, तीसरा है आखनन। अब खनन भी दो प्रकार का होता है, विवृत खनन और उपकी खनन। तो पहले हम लोग देखते हैं खनन। खनन क्या होता है, पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। अब जो देखिए, जो खनिज होते हैं वो शैलों में ही होते हैं, और शैलों से जब हम उसको खन करके बाहर निकालते हैं तो उसे खनन कहते हैं। खनिज जो कम गहराई में स्थित हैं वे, यानी जो पृथ्वी के थोड़े से ही नीचे, जैसे कोयला हो गया, कोयला अंदर भी होता है लेकिन थोड़े से पृथ्वी का ऊपरी सतह निकाले, नीचे कोयला मिल जाता है हमको, तो वहाँ से जो चीज़ हम खोद करके निकालते हैं उसे खनन कहते हैं। खनिज जो कम गहराई में स्थित हैं वे पृष्ठीय सतह को हटाकर निकाले जाते हैं, उन्हें विवृत खनन कहते हैं। मतलब बहुत ऊपर से ही अगर हम खन करके निकालते हैं उन्हें विवृत खनन कहते हैं। और जो गहन वेधन, जिन्हें कूपक कहते हैं, अधिक गहराई में
स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इसे कूपकी खनन कहते हैं। जैसे बहुत गहराई में जो चीज़ है, धातु खनिज है, बहुत पृथ्वी के अंदर है, तो उसे हम कुएं की तरह खोद करके फिर बोरिंग टाइप का करके वहाँ से निकालते हैं, तो उसे कूपकी खनन कहते हैं। देखिए, ये कूपकी खनन का उदाहरण दिया गया है। ठीक है, आगे है प्रवेधन। प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे प्रवेधन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से निकाला जाता है, उसे आखनन कहते हैं। यानी जो सतह पर बहुत ऊपर ही है, जैसे पत्थर हम लोग खोदते हैं ये गिट्टी वाला, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? आखनन कहेंगे। वहीं प्रवेधन जो होता है, बहुत नीचे कोई जैसे गैस हो गया, प्राकृतिक गैस जो होता है वो बहुत नीचे होता है, उसको जिस विधि से हम खोद करके निकालते हैं, उसे प्रवेधन कहते हैं। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं खनिजों का वितरण। खनिजों का वितरण, एक चीज़ हम बता दें कि पृथ्वी पर लगभग 2800 के आसपास 2800 के आसपास खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। उसमें से मेन रूप से 100 सवा 100 के आसपास है, जिनका हम लोग अपने दैनिक जीवन में या किसी फैक्ट्री वगैरह में उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं खनिजों का वितरण। देखिए, खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं। हम पहले ही बताएं कि खनिज कहाँ पाए जाते हैं? शैलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित शैलों में, जबकि कुछ अन्य अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। ख्याल करेंगे, हम लोग पढ़े हैं शैल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला आग्नेय, दूसरा अवसादी, तीसरा कायांतरित। याद है ना आप लोगों को? हाँ, शैल 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। और जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, इन्हीं शैलों में ही पाए जाते हैं। अब देखिए, अब हम लोग खनिजों को पढ़े थे, 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। तो जो धात्विक खनिज होते हैं, वे आग्नेय और कायांतरित शैल समूहों में पाए जाते हैं, जिनमें विशाल पठारों का निर्माण होता है, में पाए जाते हैं। यानी जो पठार बनते हैं, वे कायांतरित और आग्नेय शैलों से बनते हैं, और उसमें कौन सी खनिज पाए जाते हैं? धात्विक खनिज पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण है। देखिए, उदाहरण भी आप लोग थोड़ा सा समझते चलिएगा। मैदानों और नवीन बलित पर्वतों में के अवसादी शैल समूहों में अधात्विक खनिजों जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के काकेकस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैंगनीज निक्षेप और अल्जीरिया के फास्फेट संस्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में, यानी अवसादी चट्टानों में ही पाए जाते हैं। ये देखिए, महाद्वीपों का चित्र दिया हुआ है। जो वितरण है, उसको समझने के लिए हमको सबसे पहले इसको समझना होगा। तो हम महाद्वीपों को पहले देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा एशिया हो गया, ये यूरोप हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये उत्तरी अमेरिका हो गया, और ये दक्षिणी अमेरिका हो गया। समझ गए? एक बार फिर से देख लीजिए। ये क्षेत्र एशिया हो गया। देखिए, ये भारत है यहाँ पे ना, हाँ, तो भारत एशिया में है, तो ये एशिया हो गया। ये यूरोप का क्षेत्र हो गया, ये अफ्रीका का क्षेत्र हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका। ठीक है,
1 2 3 4 5 6 हो गया, एक यहाँ ऊपर हो गया अंटार्कटिका महाद्वीप। अब इसके बारे में हम लोग इसलिए बताएं बेटा कि आप लोग जब हम पढ़ाएंगे कि किस महाद्वीप में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है तो आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। देखिए एशिया में, अब हम लोग एक एक तो पढ़ेंगे। एशिया को पहले देखते हैं। एशिया में चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप है, यानी जिससे लोहा बनता है। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादकों में हैं। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप पाए जाते हैं। ये देखिए आगे जो हम बताए थे सारी चीज़ें समझाने वाली थी, और ये चीज़ें जो हैं इसको याद ही करना पड़ेगा बेटा, समझना नहीं है इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे 2 बार 3 बार वीडियो को आगे पीछे करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं यूरोप के विषय में। यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित हैं। पहला है ग्रेट लेक। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन सिल्ट प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं। लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कनाडियन सिल्ट प्रदेश में और कोयले का अपलेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप हैं। अब आ जाते हैं दक्षिणी अमेरिका में। ब्राज़ील विश्व में उच्च, देखिए इससे क्या है, जब आप जिस महाद्वीप के राज्यों के देशों के नाम सुनेंगे आपको ये याद हो जाएगा कि कौन सा देश, मेन जो देश हैं कौन से महाद्वीप में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। जो उच्च कोटि का श्रेष्ठ लौह अयस्क है वो कहाँ पाया जाता है? ब्राज़ील में। और ब्राज़ील कौन से महाद्वीप में है? तो दक्षिण अमेरिका में है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक है। ब्राज़ील और बोलिविया विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादकों में से हैं। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्ट और हीरा के विशाल निक्षेप भी हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में भी पाया जाता है। आगे हम लोग चलते हैं और अफ्रीका को देखते हैं। अफ्रीका में देखिए सोने की, हीरे की खान पाई जाती है। देख लेते हैं। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यह हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल इजराइल, लीबिया और अंगोला में भी पाया जाता। आगे हम लोग चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए सबसे बड़ा उत्पादक है, इसको याद करना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट जो ये होता है उसका अयस्क होता है बॉक्साइट, इससे एल्युमिनियम का निर्माण होता है। तो पूछ दे अगर परीक्षा में आपसे कि बॉक्साइट का उत्पादन कौन से महाद्वीप में सबसे ज़्यादा होता है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। यहाँ सोना, हीरा, लौह अयस्क, टीन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगोर्ली और कुलगार्डी क्षेत्रों में सोने का सबसे बड़ा निक्षेप है। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है, विश्व में नहीं, ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है। और लास्ट है हमारा
अंटार्कटिका महाद्वीप। विभिन्न खनिजों निक्षेपों पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है। देखिए, ये संभाव्य संसाधन है वहाँ पे। अभी इसके बारे में पूरी जानकारी किसी को भी प्राप्त नहीं है। ये तो हुआ विभिन्न जो महाद्वीप हैं उसमें खनिजों का वो विस्तार कैसे है, कहाँ कहाँ कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। अब हम लोगों को देखना है कि भारत में खनिजों का वितरण किस प्रकार का है। इसके लिए हम लोग देखेंगे वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।